हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये रसायन शास्त्र का शायद डे थर्ड है। अगर आपने डे फर्स्ट या सेकंड नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि कहा जाता है, मैंने जो रसायन शास्त्र का जो डे सेकंड था, कहा जाए वीडियो सेकंड्स थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट्स पीवीटी क्वेश्चंस कराए हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। अभी भी कह रहा हूँ, वो वीडियो नंबर सेकंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट्स पीवीटी क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें जरूर जाकर देखिएगा। और आज की जो वीडियो है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो नंबर थर्ड है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 10th या 12th के छात्र हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेंसिल की। भाई, आपके पास एक पेन होगा, जरूर हर एक स्टूडेंट्स के पास पेन होता है, उससे वो लिखता है। तो पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है? ये देख सकते हो, मेरे पास एक पेन है, इसकी जो लीड दिख रही होगी आपको, इसमें एक लीड होगी। तो इसमें जो लीड है वो किसकी बनी है भाई? जो लीड है ये आयरन कॉपर की तो बनी नहीं है, ये एक ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? ये ग्रेफाइट की बनी होती है। तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, इसलिए ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? पेंसिल लेड कहा जाता है। तो ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? ग्रेफाइट को पेंसिल लेड भी कहते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उसे हम पेंसिल लेड भी कहते हैं। और जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है ZnO। तो ओ इसमें कैपिटल होगा। शायद से सिस्टम ने इसमें जो जब सिस्टम प्रिंट कर रहा होगा, टाइप कर रहा होगा, तो मिस्टेक हो जाती है, तो ZnO हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फ्लास्फर वूल कहते हैं। फ्लास्फर वूल कहते हैं। तो फ्लास्फर वूल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड को फ्लास्फर वूल कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फ्लास्फर वूल कहते हैं। और जो चीली चीली सल्टपीटर, जो चीली सल्टपीटर जो होता है चीली सल्टपीटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaNO3। क्या होता है? NaNO3 होता है, जिसे सोडियम का आयसक होता है। ये सोडियम का क्या होता है? आयसक होता है। तो सोडियम का आयसक किसे कहा जाता है? चीनी सल्ट पीटर को। चीली सल्ट पीटर को क्या कहा जाता है? चीली सल्ट पीटर को सोडियम का अयस्क कहा जाता है। जो सोडियम का अयस्क किसे कहा जाता है? चीली सल्ट पीटर, NaNO3 को क्या कहा जाता है? सोडियम का अयस्क। सोडियम का अयस्क कहा जाए चीली सल्ट पीटर कहा जाता है। जो रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट को क्या कहा जाता है? NaCl। तो NaCl को क्या कहते हैं? जो NaCl है ये केमिकल फॉर्मूला है रॉक सॉल्ट का। तो सोडियम का अयस्क होता है। सोडियम का अयस्क किसे कहते हैं? रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो रॉक सॉल्ट को क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट को क्या कहा जाता है? रॉक सॉल्ट को सोडियम का अयस्क कहा जाता है। रॉक सॉल्ट को सोडियम का अयस्क कहा जाता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अभी कह रहा हूँ, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस, हाँ, पूछ लिया जाता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4। CaSO4 होल टू H2O होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O होता है। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूलेस आप रट लेना, ये सूत्र हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ये किसका है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पूछ लिया जाता है। अभी कह रहा हूँ, एक ब्लीचिंग पाउडर का, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये जितने भी मैं आपको
केमिकल फार्मूला बताऊंगा, वो सारे ही इंपॉर्टेंट से, तो आप इन्हें एक एक करके याद करते जाएं। वीडियो को पोस्ट करें और इनका स्क्रीनशॉट लें या इन्हें वीडियो पोस्ट करके इन्हें रट लें, याद जरूर कर लें। आप जिस भी प्रकार से रट के याद करोगे, लिख के याद करोगे, तो आप इन्हें याद जरूर कर लें, ठीक है। अब कहा जाता है जो स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस कैसी स्टेनलेस स्टील में 73% आयरन होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील में 73% आयरन और 18% क्या होता है, क्रोमियम। 18% क्रोमियम और 1% कार्बन और 8% निकल होता है। कहा जाता है किसमें, जो स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में कितनी 73% आयरन होता है, 18% क्रोमियम होता है और कहा जाता है 1% कार्बन होता है और 8% क्या, निकल होता है। 8% निकल होता है किसमें, स्टेनलेस स्टील में। किसमें होता है, स्टेनलेस स्टील में। तो स्टेनलेस स्टील में कितना होता है, 73% आयरन और 18% क्रोमियम, 1% क्या, 1% कार्बन और 8% निकल होता है। किसमें, स्टेनलेस स्टील में होता है, ठीक है। और जो लेड एसीटेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो पीबी ब्रैकेट में CH3COO होता है। ये शुगर ऑफ लेड कहते हैं, इसे शुगर ऑफ लेड कहते हैं। तो शुगर ऑफ लेड किसे कहते हैं, लेड एसीटेट को। लेड एसीटेट को शुगर ऑफ लेड कहते हैं। ये केमिकल फार्मूला, इसे आप जरूर याद कर लें। जितने भी मैं केमिकल फार्मूला बता रहा हूँ उन्हें जरूर याद कर लें, वो सारे केमिकल फार्मूले इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th या क्लास 12th की केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। जो इलेक्ट्रॉन तरंग होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन तरंग या इलेक्ट्रॉन्स कण पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन तरंग या कण दोनों के गुण कैसे होते हैं, प्रदर्शित करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये तरंग तथा कण दोनों के गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO क्या है, केमिकल फार्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और नाइट्रस ऑक्साइड का N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड का N2 है और नाइट्रिक ऑक्साइड का NO है। ये कैसे हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। क्या, इन्हें क्या कहा जाता है, उदासीन ऑक्साइड कहा जाता है। तो उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, CO हुआ, N2O हुआ, NO हुआ। कहा जाए उदासीन ऑक्साइड की तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ उदासीन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कैसे उदासीन ऑक्साइड है। कैसे हैं ये, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। और जो यूरिया को सर्वप्रथम कहा जाता है, यूरिया को सर्वप्रथम 1793 में मूत्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है जो यूरिया को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया था, 1793 में 1773 में मूत्र से प्राप्त किया गया था, जिसे बेलर ने, किसने, बेलर ने 1828 में इसे एमोनियम साइनेट से, किससे, एमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था कि ये एमोनिया क्या है, ये यूरिया है, एमोनिया है। तो एमोनिया साइनेट से क्या किया गया था, एमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। तो यूरिया को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था, अपने मूत्र से प्राप्त किया गया था, मूत्र से प्राप्त किया गया था। जो भी कोई मूत्र होता है या एनीथिंग ह्यूमन्स का, जो मानव जाति का कहा जाए, जानवर जीवों का, उन सब के मूत्र में क्या, यूरिया प्रेजेंट होता है। तो यूरिया क्या होता है, हर एक में 0.0 जितना भी % होता है, लेकिन यूरिया प्रेजेंट होता है और यूरिया ही क्या करता है, पेशाब को पीला बनाता है। तो यूरिया को सर्वप्रथम कब
1773 में मूत्र से प्राप्त किया गया था। बेलर ने 1828 में, जो बेलर था एक साइंटिस्ट होगा, तो बेलर ने क्या किया, 1828 में एमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। एमोनियम साइनेट से क्या किया, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। और चाय तथा कॉफ़ी की बात करें, चाय और कॉफ़ी में क्या प्रेजेंट होता है, कैफीन। तो चाय और कैफीन में क्या होता है, कहा जाता है जो चाय और कॉफ़ी हुआ, किसकी बात करें, चाय और कॉफ़ी की, तो चाय तथा कॉफ़ी में कैफीन नामक क्या होता है, फ्यूरिन पाया जाता है। फ्यूरिन किस में पाया जाता है, चाय तथा कॉफ़ी में कैफीन नामक एक यूरिन पाया जाता है, जो स्फूर्ति का अनुभव करता है, जो अपने मानव में क्या करता है, अगर आप चाय या कॉफ़ी पी लेते हो तो उसमें फ्यूरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चाय और कॉफ़ी में, चाय तथा कॉफ़ी में एक कैफीन नामक कौन से नामक, कैफीन नामक फ्यूरिन पाया जाता है। कैफीन नामक फ्यूरिन पाया जाता है, जो क्या करता है, जो स्फूर्ति का अनुभव करवाता है, जो आप में एनर्जी का अनुभव करवाता है, आपको एनर्जी महसूस करवाता है। क्या, कैफीन नामक फ्यूरिन, कैफीन नामक फ्यूरिन। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, चाय और कॉफ़ी में कैफीन नामक फ्यूरिन पाया जाता है, जो स्फूर्ति का अनुभव कर पाता है, किसका, स्फूर्ति का अनुभव कर पाता है। जो टोकामेक एक प्रकार की नाभिकीय भट्टी है, जो टोकामेट है, टोकामेक एक प्रकार की क्या है, नाभिकीय भट्टी है। जो टोकामेक है वो एक प्रकार की नाभिकीय भट्टी है। क्या है, टोकामेक एक प्रकार की नाभिकीय भट्टी है। इसमें 4×10⁶ केल्विन ताप, कहा जाता है इसमें 4×10⁶ केल्विन ताप पर संलयन की नाभिकीय क्रियाएं कराई जाती हैं। जो आपकी टोकामेक एक प्रकार की क्या है, नाभिकीय भट्टी है। जो टोकामेक है वो एक प्रकार की नाभिकीय भट्टी होती है। जो टोकामेक एक प्रकार की नाभिकीय भट्टी है, और इसमें कहा जाता है 4×10⁶ केल्विन ताप पर क्या कराया जाता है, संलयन की नाभिकीय क्रिया कराई जाती हैं। और भारत का जो प्रथम टोकामेक आदित्य गांधीनगर गुजरात में उपस्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है कि भारत में जो प्रथम टोकामेक है, भारत में प्रथम टोकामेक आदित्य जो है वो गांधीनगर गुजरात में स्थापित है। टोकामेक आदित्य नगर कहा जाता है, आदित्य गांधीनगर गुजरात में उपस्थित है। और जो टोकामेक एक प्रकार का नाभिकीय भट्टी होता है, क्या होता है, नाभिकीय भट्टी होता है, और इसमें 4×10⁶ केल्विन ताप पर संलयन की नाभिकीय क्रिया कराई जाती हैं। और जो आपका टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो एथिलीन की बहुलीकरण से बनता है। जो टेफ्लॉन होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन क्या करता है, जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन किसकी बात कर रहा हूँ, टेफ्लॉन एक टेट्राफ्लोरो एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। किससे बनता है, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। किससे बनता है, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। कौन, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तेलों को खनिज तेल कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर पाए जाने तेलों को क्या कहते हैं, मिनरल ऑयल्स, खनिज तेल कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, केरोसिन जो मिट्टी का तेल हुआ, इसे क्या, मिनरल्स ऑयल कहा जाता है। तो ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तेलों को खनिज तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज तेल, मिनरल्स ऑयल कहते हैं। पेट्रोल हुआ और मिट्टी का तेल। और जो ग्लिसरॉल हुआ, ग्लिसरॉल के उच्चतर बासा अम्लों के साथ बनाए हुए ट्राइएस्टरों के मिश्रण को तेल तथा बासा कहते हैं। जो ग्लिसरॉल के उच्चतर कहा जाता है, जो ग्लिसरॉल के उच्चतर बासा अम्लों के साथ, जो ग्लिसरॉल के उच्चतर बासा अम्लों के साथ बने हुए ट्राइएस्टरों के मिश्रण को तेल तथा बासा कहते हैं। तेल तथा बासा कहते हैं। क्या कहते हैं, तेल तथा बासा कहते हैं। किसे, ग्लिसरॉल के उच्चतर बासा अम्लों के साथ बने हुए ट्राइएस्टरों के मिश्रण को क्या कहते हैं, तेल, ऑयल या फैट, बासा कहा जाता है। क्या, बासा
कहा जाता है। जब तेल को निकल फॉर्मेट की उपस्थिति में कहा जाता है, जब तेल को निकल फॉर्मेट की उपस्थिति में, निकल फॉर्मेट की प्रजेंटता में क्या किया जाए, 150 से 180, 150 से कहा जाए 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है तो दानेदार ठोस वनस्पति घी प्राप्त होता है। ये आपको घी बनाने की प्रक्रिया और बता देता हूँ कि घी बनाने की प्रक्रिया भी बता देता हूँ आपको कि तेल को, जो तेल होता है, तेल को निकल फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, निकल फॉर्मेट की उपस्थिति में, निकल फॉर्मेट की उपस्थिति में तेल को 150 से या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके, किससे, हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है। फिर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है तो दानेदार ठोस वनस्पति घी प्राप्त होता है। कैसा होता है, दानेदार ठोस वनस्पति घी प्राप्त होता है। किस कंडीशन में, तेल को निकल फॉर्मेट में, तेल को किस फॉर्मेट में, निकल फॉर्मेट में, निकल फॉर्मेट की उपस्थिति में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करवाना है, 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके हाइड्रोजन गैस को प्रभावित करना है तो दानेदार ठोस वनस्पति घी प्राप्त होता है। और जो आपका लेवासिया को कहा जाता है, जो लेवासिया है, लेवासिया को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। जो लेवासिया है, ये इम्पोर्टेंट से आप याद रखना। लेवासिया को क्या कहा जाता है, लेवासिया को कहा जाए तो आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है लेवासिया को। किसको, लेवासिया को। तो लेवासिया को क्या कहा जाता है, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। तो आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लेवासिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लेवासिया को कहा जाता है। और क्रिस्टलन कहा जाता है, जो क्रिस्टलन विधि अकार्बनिक ठोसों के कहा जाता है, जो क्रिस्टलन विधि अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण व शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होती है। जो क्रिस्टलन विधि होती है, किसकी बात कर रहा हूँ, क्रिस्टलन विधि की बात कर रहा हूँ। तो क्रिस्टलन विधि एक अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण व शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त की जाती है, किसे, क्रिस्टलन विधि को। तो क्रिस्टलन विधि को कैसे, अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण व शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। और जो प्रभाजी कहा जाता है, प्रभाजी आसवन द्वारा उन मिश्रित द्रव्यों के पृथक करते हैं। कहा जाता है, प्रभाजी आसवन द्वारा उन मिश्रित द्रव्यों को पृथक करते हैं जिनके कथनाकों में अंतर बहुत कम होता है। कहा जाता है, जो प्रभाजी आसवन द्वारा उन मिश्रण द्रव्यों को पृथक करते हैं जिनके कहा जाता है, जिनके कृतनाकों में अंतर बहुत होता है, वो कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। किस विधि से पृथक किए जाते हैं, प्रभाजी आसवन। किससे, प्रभाजी आसवन द्वारा उन मिश्रित द्रव्यों को पृथक करते हैं, उन मिश्रित मिश्रण द्रव्यों को पृथक करते हैं जिनके कृतनाकों में अंतर बहुत कम होता है, वो कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल और डीजल, मिट्टी का तेल आदि इस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। और जो क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है, जो क्रोमैटोग्राफी इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, कहा जाता है, जो क्रोमैटोग्राफी इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अधिशोषण क्षमता कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। कहा जाता है कि जो आपका क्रोमैटोग्राफी इस तथ्य पर आधारित है कि
कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषण पदार्थ में कहा जाता है विभिन्न दूरियों पर क्या अधिशोषित है तथा विभिन्न दूरियों पर अभिशोषित है और इस प्रकार पृथक किए जाते हैं और इस कंडीशंस में वो फॉलो करते हैं। कहा जाता है जो क्रोमैटोग्राफी इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है? किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता कैसी हो रही है? भिन्न भिन्न होती है और तथा वे किसी अवशोषण पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर आधारित अधिशोषित कहा कहते हैं अधिशोषित हैं। इस पृथक द्वारा वे क्या करते हैं? इस प्रकार के पृथक करते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो कहा जाता है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस या द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा और ठोस तथा द्रव अणुओं की गतिज ऊर्जा के अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ताप बढ़ने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जो ताप बढ़ने पर क्या होता है? गैस की क्या बढ़ता है? ताप बढ़ने पर गैस की क्या बढ़ता है? ताप बढ़ने पर अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस की जो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशंस आपसे पूछ दिया जाए किसका टेम्परेचर बढ़ा दें और किसकी गतिज ऊर्जा बढ़ा दें तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ये कंडीशंस जरूर याद करके जाएं कि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस तथा द्रव अणुओं की गतिज ऊर्जा के अपेक्षा कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। और ताप बढ़ने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहा जाता है परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। कहा जाता है जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। कैसा रहता है? इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता है जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक व प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु भार किसे कहते हैं? जब परमाणु का समस्त द्रव्यमान पूरा द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। किसके? सेंट्रल में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। नाभिक में जो न्यूक्लियस के नाभिक केंद्र में रहता है और नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक व प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। और जो तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहते हैं। तत्वों के परमाणुओं के कहा जाता है जो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता कहा जाता है किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या कंडीशंस करती है संयोजकता? कहा जाता है जो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की जो क्षमता को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता किसे कहते हैं? जो कोई सा भी तत्व है, एलिमेंट्स है, उसके परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की जो क्षमता को संयोजन कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ये वीडियो नंबर 3 था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और इसका पार्ट नंबर 7 या कहा जाए डे नंबर 4 वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक एक करके आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की है और अच्छे से समझाई है। अगर आप क्लास 10th में हैं या आप क्लास 12th में हैं तो अभी भी कह रहा हूँ ये चैनल आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मैंने अभी समझाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। तो आप इसे क्या कर लें? लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी आपका फ्रेंड है क्लास 10 12th में है तो उसे ज़रूर ये भेजें। अगर वो PCM से उसने रसायन शास्त्र है उसके वो सब्जेक्ट में तो उसे ज़रूर ये शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।